नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेशनल इम्पोर्टेंट चैप्टर, समझने वाला चैप्टर है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम लोग निम्न चीजों का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम लोग जीडीपी का अध्ययन करते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा, शुद्ध घरेलू उत्पाद अथवा NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP, सकल राष्ट्रीय। चौथा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसका अध्ययन करते हैं, NNP। और पांचवा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। इसके अंतर्गत NNP, FC और NNP MP को देखो। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट। बहुत सेंसिटिव चैप्टर है। आपको दिख रहा होगा भारत का मानचित्र। पहले हम लोग विचार कर लेते हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का लेखांकन साइमन कुजनेट्स ने विकसित किया, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला अब तक। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को गणित अथवा सांख्यिकी के माध्यम से आंकड़ों में प्रदर्शित करना राष्ट्रीय आय का लेखांकन कहलाता है, और इस प्रक्रिया को डेवलप किया साइमन कुजनेट। अब भारत के इस मानचित्र में हम इस राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवधारणाओं को देखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के। भारत के मानचित्र के नीचे श्रीलंका दर्शाया जाता है। इस मानचित्र में देखो किसी को नहीं दर्शाया, लेकिन श्रीलंका को जरूर दर्शाते हैं। अक्सर आप घटना सुनते होंगे कि भारतीय मछुआरे मछली पकड़ते हुए श्रीलंका की सीमा में प्रवेश कर गए और पकड़े गए। ये भारत और श्रीलंका के बीच अक्सर मुद्दा बना रहा, उनकी नौकाएं जब्त कर ली गई, क्योंकि भारत श्रीलंका से जुड़ा हुआ है और थोड़ा सा ही दूर समुद्री सीमा। अब समुद्री सीमा में 200 नाटिकल तक किसी देश की समुद्र में सीमा, 200 नाटिकल देश की समुद्री सीमा।
और उस 200 नॉटिकल समुद्री सीमा से थोड़ा ही दूर श्रीलंका पड़ जाता है, तो अक्सर एक घटना होती रहती है। सवाल बनता है, भारत की समुद्री सीमा में पकड़ी गई मछली राष्ट्रीय आय के किस हिस्से में शामिल होगी? तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में। अब सकल घरेलू उत्पाद है क्या? अपने देश की आर्थिक सीमा के भीतर जहां जहां मतलब प्रोडक्शन संभव है, एक वर्ष के अंदर अपने देश का निवासी अथवा गैर देश के निवासी द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद। जैसे सपोज करो, एक वर्ष के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन, तो ये 100 करोड़ भारत का सकल घरेलू उत्पाद। 100 करोड़ क्या है? भारत का सकल घरेलू। अब एक वर्ड आया था अंतिम वस्तु, ये मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद। तो अंतिम वस्तु जैसे रुई से धागा और धागा से कपड़ा, अंतिम। मिट्टी से ईंट और ईंट से मकान, अंतिम वस्तु। यानी गेहूं से आटा और आटा से ब्रेड, अंतिम वस्तु। तो जीडीपी के अंतर्गत अंतिम वस्तु ही शामिल। इससे दोहरी गणना की संभावना समाप्त होती है, डबल एंट्री नहीं। तो 100 करोड़ रुपए मूल्य का सकल घरेलू उत्पाद है हमारी अर्थव्यवस्था। दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद। 100 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन हुआ एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। उस 100 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन हुआ, तो उसमें कुछ खर्च आया होगा ना, कुछ खर्च हुआ होगा। उसको डेफिसिट बोलते हैं अथवा घिसावट बोलते हैं। घिसावट बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, घिसावट, ह्रास। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस घिसावट। सकल घरेलू उत्पाद माइनस, सपोज कीजिए 100 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादन में 20 करोड़ रुपया घिसावट दिया है, तो एनडीपी क्या होगी? 100 करोड़ माइनस 20 करोड़ बराबर 80 करोड़। ये क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब हम देखते हैं जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आपकी कंपनियां बाहर हैं, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं, आपके लोग बाहर हैं, तो वो जो भेजते हैं उसे विदेशी आय में शामिल किया जाता है। सपोज करो 50 करोड़ रुपए की विदेशी आय प्राप्त, तो ऐसे में
सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, जीएनपी क्या होगा, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशी आय। यानी 100 करोड़ प्लस 50 करोड़ बराबर 150 करोड़। ये क्या हो गया, देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब शुद्ध घरेलू उत्पाद 50 करोड़ रुपए की विदेशी आय प्राप्त हुई, उसमें टैक्सेज वगैरह को क्या, टैक्स को क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी वो घिसावट है। सपोज कीजिए 50 करोड़ रुपए के विदेशी आय में 10 करोड़ रुपए का घिसावट है, तो एनएनपी बराबर क्या होगा, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। अब आप सोच रहे होंगे, आंकड़ों में इसको देख लीजिए पहले, 150 करोड़ माइनस ब्रैकेट में 20 करोड़ प्लस 10 करोड़ बराबर 120 करोड़। ये आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, 120 करोड़ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब आप सोच रहे हैं 20 कहां से आ गया, क्लास में भी अक्सर आप सवाल कर देते, तो 20 जीडीपी का घिसावट, सकल घरेलू उत्पाद का घिसावट है, और 10 विदेशी आय का घिसावट है। दोनों को माइनस कर दिया तो 120 करोड़ रुपया राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को दो तरीके से दर्शाया जाता है, एक मार्केट प्राइस पर और दूसरा साधन लागत। पहला मार्केट प्राइस पर और दूसरा साधन लागत पर। एनएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर, एमपी मतलब बाजार। अब इसमें देखो, जितने में एक साल का प्रोडक्ट तैयार हुआ उसे एफसी कहते हैं, और वो जितने में बिकेगा उसे एमपी कहते हैं, यानी मार्केट। जो जितने में तैयार हुआ एफसी वो सप्लाई दर्शाता, पूर्ति दर्शाता, और जितने में बिकेगा वो मांग दर्शाता, डिमांड दर्शाता। जितने में तैयार हुआ वो सप्लाई दर्शाता है, जितने में बिकेगा वो डिमांड दर्शाता है, मांग दर्शाता है। तो कौन सा ज्यादा होगा, एमपी ज्यादा होगा, यानी एनएनपी एमपी इज ग्रेटर देन एनएनपी एफ। अब हमको देखना है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर एनएनपी एफसी बटे पॉपुलेशन, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय को। बढ़ता हुआ प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय विकास का सूचक तभी होगा जब उसके साथ उत्पादन भी बढ़े, यानी प्रति व्यक्ति उत्पाद बढ़े।
किसी देश के विकास दर को मापने का सबसे अच्छा और विश्वसनीय तरीका, बहुत जगह सवाल पूछा भी गया होगा, प्रति व्यक्ति आय, बशर्ते उसके साथ उत्पादन भी बढ़े। तो ये राष्ट्रीय आय के कंसेप्ट हैं। और एक फार्मूला के रूप में राष्ट्रीय आय NNP FC बराबर GNP MP माइनस हिसावर माइनस परोक्ष कर प्लस सब्सिडी प्लस। ये अक्सर सवाल पूछा भी जाता है, हो सकता है दरोगा में सवाल भी रहे। NNPFC इज इक्वल टू GNPMC माइनस हिसावर माइनस परोक्ष कर प्लस सब्सिडी NNPFC। और वास्तव में यही राष्ट्रीय आय। तो इसको देख लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीजें यानी क्या शामिल होती हैं और क्या शामिल नहीं। राष्ट्रीय आय में शामिल होने वाली वस्तुएं देखते हैं क्या क्या। राष्ट्रीय आय में शामिल वस्तुएं पहला, वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाएं और यानी एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई होंगे वो राष्ट्रीय आय में शामिल। दूसरा, संसद सदस्यों का वेतन भत्ता। तीसरा, प्रशासनिक व्यय। चौथा, सरकार द्वारा जनता को दी गई निःशुल्क सेवाएं। निःशुल्क सेवा जैसे स्वास्थ्य सेवा जैसे आयुष्मान भारत योजना। अगला, भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान।
छठा, स्वयं के उपभोग के लिए रखी गई वस्तुएं। सातवां, विदेशी पर्यटन व्यय। और आठवां, शुद्ध विदेशी आय। ये चीजें, इतनी चीजें राष्ट्रीय आय में शामिल होती हैं। यहाँ से सवाल आता है कौन सा शामिल होता है और कौन सा शामिल नहीं। तो ये सब चीजें राष्ट्रीय आय में शामिल होती हैं। राष्ट्रीय आय में 9 शामिल होने वाली वस्तु, 9 शामिल होने वाली वस्तुओं। पहला, ऐसा उत्पाद जो वित्तीय वर्ष में उत्पादित नहीं है। इसको समझ लीजिए। ऐसा उत्पाद जो वित्तीय वर्ष में उत्पादित नहीं। जैसे मान लीजिए टाटा की नैनो कार 19-20 का उत्पादित है और 21-22 में बिक रहे, तो वो 21-22 के राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं। जैसे आपने कोई टी शर्ट खरीदा, जींस खरीदा, वो प्रोडक्ट है 19-20 का और आप खरीद रहे हैं 22 में, 21 में, तो वो राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो पिछली बार राष्ट्रीय आय के हिस्से में उत्पाद वृद्धि से शामिल। दूसरा, बच्चे का जेब खर्च। जैसे आपका जेब खर्च राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं, आप राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं है। सवाल पूछा होगा, कई बार बच्चे का जेब खर्च राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं। इसी तरह से भिखारी की आय, ये राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं। चौथा, बेरोजगारी भत्ता राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन। अगर सरकार बेरोजगारी भत्ता देकर उससे बदले काम लेती है तब तो राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल होगा। अगर फ्री में बेरोजगारी भत्ता दे रही है तो राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं। पांचवा, वृद्धा अवस्था पेंशन अथवा पेंशन राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं है। छठा, हस्तांतरण भुगतान जैसे शेयर राष्ट्रीय आय के हिस्से में। शेयर मार्केट चाहे जितनी ऊंचाई पे चला जाए, लेकिन ये राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं होता, क्योंकि यह केवल पैसे का ट्रांसफर है, हस्तांतरण भुगतान है। इसी तरह से सूखा राहत
बढ़ रहा है, राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं। सेम इसी प्रकार से स्टॉक के कीमत में वृद्धि, अगर आपने कोई चीज स्टॉक करके रखा है, रोक के रखा है और उससे उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। आठवां, वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं होता। जैसे चंद्रयान, चंद्रयान 2 गया और उस पर जितना पैसा खर्च हुआ वो राष्ट्रीय आय के हिस्से में नहीं है। अगर सफल हो गया होता और मानचित्र खींच कर भेजता तो वो मानचित्र राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल। तो ये चीजें हैं जो राष्ट्रीय आय के हिस्से में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय आय को आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि से जांच किया जाता है। जैसे किसान का गेहूं उत्पाद विधि से शामिल, शासन का खर्च व्यय विधि से शामिल होता है और इनकम, जैसे कंपनी गार्डन से प्राप्त होने वाले इनकम, आनंद भवन से प्राप्त होने वाले इनकम आय विधि से शामिल। विश्वविद्यालय व्यय विधि से शामिल होता है, चिकित्सा व्यय विधि से शामिल होता है, रेलवे आय विधि से शामिल होती है। यानी आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि से राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जाता है। अब रिचर्ड स्टोन नामक एक अर्थशास्त्री हुआ था जिसने राष्ट्रीय आय मापने के लिए सामाजिक लेखांकन, सामाजिक लेखांकन विधि का प्रतिपादन किया। कौन? रिचर्ड स्टोन। इसके अंतर्गत देखो होता क्या है, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए अर्थव्यवस्था को विभिन्न आय वर्गों में बांट लेते हैं, विभिन्न आय वर्ग की औसत आय ज्ञात कर लेते हैं, उस औसत आय को उस वर्ग की जनसंख्या से गुणा कर लेते हैं और गुणनफल का योग ही राष्ट्रीय आय। एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के 4 भाग, ए, बी, सी और डी। ए वर्ग की जनसंख्या है 50, बी वर्ग की जनसंख्या है 40, सी वर्ग की जनसंख्या है 60 और डी वर्ग की जनसंख्या है 70। अब सबकी औसत आय ज्ञात कर लेते हैं। मान लो ए वर्ग की औसत आय है 50, बी वर्ग की औसत आय है 30, सी वर्ग की औसत आय है 20 और डी वर्ग की औसत आय है 10। आप सबकी औसत आय को उस वर्ग की जनसंख्या से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 2500 प्लस ये हो गया 1200
प्लस ए हो गया 1200 प्लस ए हो गया 600 और इस सबको जोड़ देते हैं। इस जोड़ का योग ही क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। अब राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयां क्या क्या होती हैं? पहला, दोहरी गणना की संभावना। दोहरी गणना की ऐसी संभावना बनती है कि डबल एंट्री हो जाएगा, इसीलिए अंतिम वस्तुओं को ये शामिल करते हैं। अब जैसे किसान के पास गेहूं उत्पाद विधि से शामिल हो गया और ब्रेड निर्माता के पास ब्रेड आय विधि से शामिल, तो डबल एंट्री हो गई। हालांकि इससे बचते हैं, या तो उत्पाद विधि से शामिल करते हैं या आय विधि से शामिल करते हैं, लेकिन दोहरी गणना की संभावना बनी। दूसरा, अशिक्षा। जब शिक्षा है तो उसका कोई आंकड़ा ही नहीं है, उसकी कोई बैलेंस शीट नहीं है। अशिक्षित है, बहुत से ऐसे सब्जी बेचने वाले होंगे जिनकी बहुत इनकम होगी, लेकिन अशिक्षित है, तो उनका जब कोई बैलेंस शीट ही नहीं है तो राष्ट्रीय आय में शामिल कैसे हों? यानी अशिक्षा कठिनाई बनती है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार। मान लो वर्तमान सरकार ढेर सारे समझौतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ने की क्षमता। अगली सरकार क्या गारंटी है उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों पे चलेगी? अगर उससे पीछे हट गई तो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में उसको कैसे शामिल किया जाए, ये संभावना या दिक्कत पैदा करती है राष्ट्रीय आय को माप। फिर स्वयं के उपभोग के लिए रखी गई वस्तुएं, स्वयं के उपभोग के लिए रखी गई वस्तुएं, स्वयं के उपभोग के लिए रखी गई वस्तुएं। अर्थव्यवस्था में कितनी वस्तुएं अपने उपभोग के लिए रखी गई, इसका आकलन कैसे किया जाए? तो आप इसका अनुमान लगाया जाता है। तो अनुमान सही भी और गलत भी, गलत सही दोनों हो सकता है। इसका आकलन कैसे किया जाए, ये राष्ट्रीय आय को मापने की प्रक्रिया। अब एक समीकरण के रूप में राष्ट्रीय आय को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। देखो, सी उपभोग व्यय, उपभोग व्यय प्लस आई इन्वेस्टमेंट व्यय, निवेश व्यय प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय, सरकारी व्यय प्लस निर्यात एक्सपोर्ट,
माइनस आया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये समीकरण व्यय पक्ष को दर्शाता है, व्यय पक्ष को दर्शाता है। सवाल बन सकता है, निम्न में क्या सत्य है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, अथवा यह समीकरण किसको दर्शाता है? व्यय पक्ष को दर्शाता है। अब हम लोग कल देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम इन इंडिया, इसका दूसरा पार्ट। जय हिंद।